क्लास 7 विषय हिंदी पाठ 3 अगर नाक न होती। शीर्षक का नाम है अगर नाक न होती। शीर्षक के लेखक हैं गोपाल बाबू शर्मा। इनको कहना है कि इस व्यंग लेख द्वारा लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किए हैं। लेखक ने मानव शरीर में नाक के विभिन्न विशेष महत्व को देखते हुए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करने के साथ साथ उसकी सामाजिक उपयोगिता को भी दर्शाते हैं कि नाक से हम लोगों को क्या लाभ है, इसकी क्या उपयोगिता है। सामाजिक उपयोगिता को भी इसको दर्शा दिए हैं उसी के आधार पर। तो कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी भात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर कर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी फ्रिज या कूलर आदि ले लेते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी नाक धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक का अर्थ यहाँ ये होता है कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा। जैसे रावण का भी संदेश इसमें आएगा कि शूर्पणखा का नाक कट जाने से राम और रावण की लड़ाई हुई थी, बहुत तरह की बातें हुई थी। तो इस तरह से नाक कटना ये मुहावरा है। इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रतिष्ठा पर आँच आना, धब्बा पड़ना। तो लोग प्रतिष्ठा के लिए अपने ओज को, अपने तेजी को, अपने धाक को जमाने के लिए लोग बहुत ऐसे काम है जो नहीं करने लायक रहते हैं, वो भी किसी भी परिस्थिति में उसको कर डालते हैं, चाहे उसके लिए कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। इसी को कहते हैं नाक ऊंची रखना, नाक कट जाना। इस तरह की बातें ये मुहावरा है। नाक बची रही इसलिए आदमी खाकी वर्दधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करते हैं। यानी कोई अगर आपके यहाँ आ जाता है तो हमारा प्रतिष्ठा गरिमा अच्छा रहे, हम प्रतिष्ठित हैं, हमारा समाज में स्थान है, इसको बरकरार रखने के लिए कोई उच्च पदाधिकारी आता है, भले ही आप उसमें सक्षम नहीं हैं उतने खर्च करने में, तो भी उसको करना पड़ता है। पत्रम पुष्पम से पूजा करना माने उसकी खातिर भाव करना। वरना पकड़ा जाएगा तो फिर उसे भी सामने कैसे नाक बचाएंगे। नाक के कारण आदमी को नाक को चने चबाने पड़ते हैं, माने कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। वही बात है, प्रतिष्ठा चली जाती है। आदमी के अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। माने खानदान हम किस हमारे पूर्वज कैसे से, उनकी क्या कीर्तियाँ है, उस पर भी लोग बात करते हैं। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर में रूठ कर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले, या कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है, उन्हें प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जिसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, यानी पहले ही से खुद खराब रहते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि इनका भी प्रतिष्ठा नहीं रहे ताकि हमारे ही हेल मेल में यह रहें। मानो मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। यानी जब कोई नहीं चाहता इसके बाद भी बुरा संगति आ जाती है, तो जैसे जुकाम हो जाता है, हम लोग नाक साफ़ करने लगते हैं, उस तरह से भी उसको साफ़ करने के लिए हम लोग प्रयास करने लगते हैं। कारण कि नहीं तो जिस तरह से नाक घुटने लगता है उस तरह से वो भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है हम लोगों के पास जो अप्रतिष्ठित है। नाक तब तक बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य में वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शुभ कर्म में अगर नाक देते हैं, नाक छींकते हैं
तो कहते हैं कि अच्छा नहीं है। इस तरह के लोग कहावतें हैं, पर ज़्यादा लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से से झींकते हैं, तो कुछ लोग नाक के फुरेरी डालकर या नस्वार घूसखोर घुसूंकर कर जानबूझकर छींकते भी हैं कि थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाए। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ना पड़ता है अगर हम लोगों को किसी से काम लेना पड़ता है तो। जब कोई गलती हो जाती है तभी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। किसी तरह से हम बच जाएं। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके पर तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दे, यानी हम अपने पास दौड़ाते रहें। ज़िंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आँखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। ये भी बात है। करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है। करुण माने दुखद में से उसमें भी एक विभत्स रस आ जाता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पेटधारी मर्द क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही न रहा हो। बेचारे अपने ही परिस्थिति से जूझ रहे हैं। गुस्सा भी बहुत से लोगों को नाक पर रखा जा सकता है। नाक से ही थोड़ा सा ही बात में लोग क्रोधित हो जाते हैं। उनसे जरा भी कुछ नहीं कहा, उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक से जितनी कमियां या बुराइयां उससे ज़्यादा अच्छाइयां हैं। जिसकी इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। कहने का आशय यह है कि भले ही अच्छा कमियां नाक में जितनी कमियां उतने उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं कि नाक नहीं होती वे भी नाक लगा लेते, यानी वे भी प्रतिष्ठित बनना चाहते हैं ताकि हम भी समाज में बैठने योग्य हो जाएं। नाक रहना बहुत ज़रूरी है, यानी प्रतिष्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी और चेहरे पर भी नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चौथ जैसी चपटी हो अथवा फकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी ज़रूरी है। यानी जैसे भी आप समाज में हैं तो आपका थोड़ा प्रतिष्ठित होना ज़रूरी है। जिसके नाक न यानी जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है उसकी कोई सूरत नहीं देखना भी पसंद करता है, बल्कि देख कर डर जाता है। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई आतताई है, कोई आतंकवादी है, उसको लोग देख करके अलग हो जाते हैं। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा नहीं देता है, उससे जिसके पास प्रतिष्ठा नहीं है वो अच्छा नहीं लगता है। नाक हो और समुद्र हो तो सोने में सुहागा, जिसके इसीलिए कवियों ने नखशिख वर्णन के अंतर्गत फुटकर रूप में भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। सोने का गहना नाक में नथिया इत्यादि लोग पहनते हैं, तो नाक और नहीं रहेगा तो कहाँ लोग पहनेंगे, उसे सुंदर लोग लगते हैं। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत ही उपमाएँ दी गई है। उस समय काव्य में लोग बहुत कुछ कहे हैं। नायिकाओं को यानी औरतों को नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक कि एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों देती है। हम क्लास में जब किसी सुंदरी सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे साथ के तोते उड़ जाते हैं। मन में अजीब से भाव उमड़ जाते हैं। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर 4 चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक की सी नज़र आएगी। यानी कहने का मतलब है कि सुंदर अगर कोई आता है तो उसको सभी लोग नाक, मुँह इत्यादि को ही देखते हैं। उपन्यास कहानीकार में सुंदर नाक को सुतवा कहा गया है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की गई है और छोटी सी सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखे तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आँख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त होता है। अगर आँख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान फट जाए तो उसे कंटोपा लपहन पर छिपाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की का सपाट नजर आएगा।
ये एक तरह की कहावत कह रहे हैं, लेकिन मेन यहाँ उद्देश्य छिपा हुआ है कि अगर प्रतिष्ठा नहीं है तो आप एकदम सामान्य है, साधारण में भी साधारण हो जाएंगे। जैसा पाट चक्की का पाट है प्लेन, उस जैसा प्लेन रहेंगे। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वो इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े बड़े नक्कुशाह को भी नानी याद आ जाएगी। यानी कि इतना किया जाएगा तो भी उस समय आ जाए कि आप पहले ऐसे थे, चोर थे, बदमाश थे, अच्छा थे। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारों से बजती है। कई लोगों की नाक से नीचे कुछ भी होता है रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों को भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी भी नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं कि हम बहुत प्रतिष्ठित हैं। जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। इस असली हींग और देसी घी का भी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें आँखें हमेशा लड़ती आई है। लड़ना लड़ाना उसका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी के लड़े या मिलकर चार हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठे हैं, यह कहाँ तक ठीक है। नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने को रोकती है, अन्यथा आदमी उनसे परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धोत बैठता है। वैसे ही आप लोगों को नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है। कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं गड़ रही है, और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत भी पड़ रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का हो, चाहे धूप चश्मा हो, चाहे किसी रूप में छिप कर निहारने की हो, और नाक न होती तो बताइए यह चश्मा कहाँ ठहरता। नाक पर ही रहता है। नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना नहीं होती। महाभारत का आधार भी द्रौपदी का नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेंट की भांति कर रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नाक अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नकसूरा कहलाता है। रोगों में नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में पर्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बांस की नाक से बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार सिंगटा दिखाने, आँख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर के शरण में भागना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि प्रतिष्ठा जब चली जाती है तो दोबारा प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, और इसलिए आप मनुष्य को अपने प्रतिष्ठा पर, अपने इज्जत पर धब्बा नहीं आवे, अपने कार्य का इसीलिए में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग को अपने आप में नियंत्रण रखनी चाहिए और अपने प्रतिष्ठा को बरकरार रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और इसका प्रश्नोत्तर आप तक भेज रहा हूँ, और आप लोग इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरह के शब्द आप लोगों को रहेगा, और इसके साथ आप लोग तैयारी करें। धन्यवाद। अगले दिन।